हाँ जी भाई, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, वेलकम बैक। चलिए भाई, फिर से लाइव आ जाइए फटाफट से आप लोग। ओके, न्यू टॉपिक, न्यू डे। चलिए भाई, तो जैसे कि आप सबको लोगों को पता है बेटा कि अपने 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है? हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, ये आप उन्हें बोल सकते हैं। और आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी कर दिया हमने। ठीक है ना? और जो भी लाइव क्लासेस है बेटा, वो एज इट इज चलती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है? चलिए, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। चलिए भाई, तो आज का जो टॉपिक्स है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके। तो एनी डाउट्स ऑफ एनीबडी हो तो बताइए फटाफट से। कोई डाउट किसी का, कहीं भी किसी का डाउट हो तो बोलिए भाई। चलिए फिर, ओके, स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक लेंगे बेटा हम, कृषि हम कर चुके थे, उसके एमसीक्यूज कर चुके थे। ओके, तो न्यू टॉपिक होगा हमारा पॉपुलेशन। क्या होगा? जनसंख्या। ठीक है ना? न्यू टॉपिक है, नया दिन है। चलिए, जनसंख्या स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस जानना बहुत ज़रूरी, कुछ परिभाषाओं को गुरु करना बहुत ज़रूरी है, कि हमें कई बार उन वर्ड का मतलब पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है? जो जनसंख्या है उसकी बात करते हैं कि जनसंख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीन क्या होता है। ठीक है ना बेटा? तो देखिए, जनसंख्या से जो वर्ड में निकालते हो वो होता है जनों की संख्या, लोगों की संख्या। और ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है? किसी निश्चित क्षेत्र में, क्षेत्र में, ठीक है? निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? वहां की जनसंख्या कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग अपने नोट्स में। चलिए, तो मान लीजिए भारत है, राजस्थान है, जयपुर है। ठीक है? एनी स्टेट्स, एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो सब क्या बेटा? वहां की जनसंख्या। ठीक है? हाँ। दूसरा, जो जनसंख्या का अध्ययन है, ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? से जनांकिकी कहा जाता है। किसे? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नोट कर लेना बेटा, ठीक है, कहलाएगा, ये जनांकिकी कहलाता है। क्लियर? चलिए भाई, अब इसके अलावा देखो ध्यान से, एक होता है ग्रोथ और एक होता है ग्रोथ रेट। सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि, देखिए, जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की या कमी होने की, तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है किसी दो के बीच। कंपेयर बिटवीन द टू एरियाज, टू पार्ट्स। ओके, तो वही है, किसी क्षेत्र में या किसी निश्चित क्षेत्र में, एज इट इज, दो समय अवधियों के बीच
दो समयावधि के मध्य के जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? ये जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब यहां से आप ये मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल हमने देखिए चेंज हुआ वो वृद्धि कहलाएगा कि मैंने केवल चेंज की बात की है। अब यदि ये जो चेंज है ये पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि धनात्मक वृद्धि। क्लियर? अगर ये चेंज नेगेटिव होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि बेटा ऋणात्मक वृद्धि। तो कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? हाँ। तो जनसंख्या क्या है? किसी भी एरिया में पर्टिकुलर जो एरिया होता है, चाहे वो आपका स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, आपका गांव, इवन दैट आपका घर ही क्यों ना हो, के में जितने लोग रहते हैं वो सभी क्या है? वहां की जनसंख्या है। क्लियर? जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बेटा? जनांकीय कहते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जो है उसमें दो समय के बीच या दो समय की अवधियों के बीच जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और ये जो वृद्धि है ये एक्चुअल में दो स्तर पे होती है, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो ये तो हो गया। अब यहां पर एक बात आती है, नेक्स्ट जो बात आती है बेटा वो आती है कि वृद्धि दर क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है। ओके बेटा, अभी तुमने बात की ग्रोथ की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को यदि आप प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो बेटा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो फिर उससे हम वृद्धि दर कहते हैं। अब यहां पर देखो वृद्धि के बारे में बात करूं तो एक तो होती है वार्षिक वृद्धि। क्या होती है बेटा? एक तो होती है वार्षिक वृद्धि, यानी कि जो एक साल में होती, तो मान लो 2001 से 2002 या 2020 से 2021, ठीक है। और एक होती है बेटा दशकीय वृद्धि। यू नो वेरी वेल कि भारत में जनसंख्या की जनगणना जो होती है वो 10 सालों में होती है, जैसे कि 2001 से 2011 या फिर 2011 से 2021। तो ये जो चेंज होगा ये 10 ईयर ग्रोथ कहलाएगा, ये दशकीय वृद्धि कहलाएगा। और यदि इस डाटा को आप परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उससे आप 10 ईयर ग्रोथ रेट कह सकते हैं, उसे आप एनुअल ग्रोथ रेट कह सकते हैं। और ये दोनों हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी का? हर चीज क्लियर समझना है बेटा, ध्यान ना, हर चीज को आपको बहुत ध्यान समझना है कि डेफिनेशन अगर आपको आ गया जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लेंगे। चलिए, हाँ जी, ठीक है। अब देखो आगे, जब हम जनसंख्या की बात कर ली, जनसंख्या अध्ययन की बात कर ली, जनसंख्या वृद्धि की बात कर ली, वृद्धि की हमने दो टाइप देख ली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन हमने जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ली। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो होता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या होता है? ये होता है बेटा कि एक्चुअल में किसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका उस क्षेत्र के क्षेत्रफल और वहां की जो जनसंख्या है उसका जो रेशो है
ओके, वही कहलाता है बेटा डेंसिटी। जैसे कि कह सकते हो किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल व वहां के निवासी का अनुपात है। और ये किसमें व्यक्त करते हो आप ये बेटा? क्या ये जो आप व्यक्त करते हो वो करते हो पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है? किसमें बेटा? प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आप प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, है ना? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, किसी क्षेत्र मान लो, कोई भी एरिया मान लो, आपका गांव घर या स्टेट मान लो, आपका टाउन मान लो, तहसील मान लीजिए, ठीक है? तो वहां का टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल। तो ये है फॉर्मूला डेंसिटी का, जिससे हम किस पे व्यक्त करते हैं बेटा? भूलना मत, प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है? यहां पर कोई सवाल किसके को डाउट हो बोलो बेटा फटाफट से। ठीक है, चलिए ध्यान रखो बेटा, इसी को हम व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति भूमि अनुपात। अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। कभी मान ली किसी एग्जाम में आपसे किसी भी एरिया का व्यक्ति भूमि अनुपात पूछे, है ना बेटा, तो फिर यही वर्ड आप समझिएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे डेंसिटी पूछ रहा है। यानी कि पर्सन्स और जो लैंड एरिया है उसका रेशियो की बात कर रहे हैं, और वही बात हमने किसमें की, हमारी यहां पे डेफिनेशन में की है। उसका मेजरमेंट क्या है बेटा? पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात की। देखिए लिंगानुपात क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहले ध्यान रखो क्षेत्र की बात करनी है हमें, कोई भी एरिया है उस क्षेत्र में पुरुषों के और जो स्त्रियां हैं इनके बीच का अनुपात दर्शाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों के बीच के अनुपातिक संबंध को हम क्या कहते हैं? वहां का लिंगानुपात कहते हैं। ये बेटा चलिए इसकी डेफिनेशन है, रटने मतलब सर प्रति हजार पुरुषों पर मिला हुई संख्या। कुछ अब इसका मापन है, वो मापन क्या होता है भाई? वो मापन होता है भारत में, देखिए प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या के रूप में हम इसे मापते हैं या व्यक्त करते हैं। हाँ जी बेटा अनु, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? मैं एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंडिया, अभी हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। ओके, तो सूत्र क्या होगा इसका? फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? क्या भारत में देख लो आप,
प्रति 1000 पुरुष कर लो, या पुरुषों की संख्या के अपॉन, मैंने कहा पुरुषों की बात करेंगे तो पहले महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये केवल हम बात कर रहे हैं इंडिया में, भारत में। अब ऐसा क्यों कि भारत जो है बेटा, जब भारतीय समाज की बात करते हैं, हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो भारत जो है बेटा वो एक पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। जी हाँ, भारत क्या बेटा, एक पुरुष प्रधान देश है, तो यहां पर पुरुष को प्रधानता दी जाती है। आप देखिए तो आपके फैमिलीज होती हैं, उसमें जो मुखिया माना जाता है वो आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर जो भी हैं वो होते हैं। दैट्स वाई यहां पे हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को काउंट। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, जैसे बेटा वेस्टर्न कंट्रीज में, तो फिर ये जो डाटा है ये चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, वहां पे ये होता है प्रति 1000 महिलाओं पर, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो फिर वहां पे ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगा पुरुषों की संख्या अपॉन महिलाओं की संख्या के इंटू 1000। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप दिमाग रखो और ये नोट करियो, ठीक है। लेकिन बात होता क्या, डेफिनेशन बात करो तो किसी भी क्षेत्र में अनु क्या बोलना चाहते हो, जो भी है क्लियर बताओ बेटा। ओके, अगर किसी बच्चे दिमाग में, माइंड में ये बात आ रही हो कि सर ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है तो ऑनलाइन क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, तो वो बच्चे अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल बिल्कुल भी निकाल दें कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने का इफेक्ट आपकी ऑनलाइन बैचेस पर, ऑनलाइन क्लास पर नहीं पड़ेगा। आपके बैचेस एज इट इज चलते रहेंगे। ओके अनु, ठीक है बेटा, एज इट इज नए बैच आते रहेंगे हर सब्जेक्ट के, सो डोंट वरी। ये बात माइंड से निकाल देना, ठीक है बेटा। जो भी बच्चे दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जो पावर माइंड परिवार से जुड़ चुके हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपके ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे बेटा, और बेस्ट तरीके से। कई बार सोचते कि नहीं सर ऐसे ही, ठीक है, बहुत अच्छा आपको मटेरियल मिलता रहेगा, प्रोवाइड होता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया इसका क्या बेटा, फॉर्मूला विद डेफिनेशन। चलिए, ठीक है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये कहते हैं हम इंडिया में, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, ओके। और रिमेनिंग जो वर्ड है स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ये होता है कहां पे, वहां पे होता है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। आप देखिए जो नागालैंड आपका एरिया है, वो वहां पे जो है, जो परिवार होते हैं वो मात्र सत्तात्मक होते हैं। जैसे अपने यहां पे क्या होता है, यहां पे जो बारात लेके जाता है वो पुरुष होता है, दूल्हा होता है, ठीक है। वहां पे इसका जस्ट उल्टा होता है, दुल्हन वहां पे बारात लेके जाती है और दूल्हे को साथ लेके आती है, और उस दूल्हे को पूरे वर्ष भर जो है बेटा वो अपनी वाइफ के घर पर ही रहना पड़ता है, वहीं पे पूरे वर्क करने पड़ते हैं, मतलब जो भी इकोनॉमिकली वर्क करते हैं वहां पे।
इस व्यवस्था कहते हैं मातृ सत्ता, जहां पे माता मुखिया होती है। दैट्स क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा एजुकेशन रेट, साक्षरता के बारे में। चलिए अब देखो साक्षरता आप किसे कहते हैं? साक्षर, बताइए आपके हिसाब से साक्षर क्या होता है? अच्छा सही बेटा, साक्षर क्या होता है आपके हिसाब से? आप किसे साक्षर मानते हैं? देखिए जनसंख्या पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो समझिए, और फिर डाटा जनसंख्या में क्या है बेटा, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे लोग ज्यादा, कहाँ पे कम है, कहाँ पे लिंगानुपात ज्यादा, कहाँ पे कम, बस ये डाटा है जो आपको देने हैं, और उसका मतलब समझो आप, फिर डाटा पे हम आते हैं। देखिए इसके लिए एक एज का क्राइटेरिया फिक्स होता है, एक आयु वर्ग यहां पे फिक्स किया गया है। देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले भारत की बात करता हूं। ये तो भारत में क्या है बेटा, 7 ईयर, 7 वर्ष, क्या इससे अधिक। ठीक है, का व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो तथा साथ ही साथ उससे अंक गणितीय ज्ञान भी। ये 3 चीजें हमारे यहां पर परखी जाती। पढ़ना लिखना जानता हो तथा अंक गणितीय ज्ञान भी हो, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो साक्षर कहलाता है। क्लियर। वो एज क्या है बेटा, ये कई बार एग्जाम पूछ गई है, इंडिया में क्या है बेटा, 7 ईयर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें, पिछले वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे ये एज जो है बेटा वो 15 ईयर मानी गई है। कितनी? 15 वर्ष, जो वेस्टर्न कंट्रीज है। ओके, तो ये आप डाटा जो है वो ध्यान से इसको नोट कर लें। चलिए ओके, हाँ तो वो क्या हो गया, साक्षरता, फिर परसेंटेज करते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट जो बचता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड, शिशु गणना। ओके, जिसका जो एज ग्रुप है वो 0 to आप 6 ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, 0 to 6 ईयर। भूलना मत, शिशु वर्ग की गणना भी कई बार पूछी जाती है बेटा। ओके, शिशु वर्ग का जो एज ग्रुप माना गया है वो 0 to 6 माना गया। क्या माना गया बेटा, 0 to 6। चलिए अब देखिए यहां पे थोड़ा हल्का सा ध्यान रखना कि यहां पे हमारे व्यवसायिक जनसंख्या की बात करते हैं। इसकी बेटा व्यवसायिक जनसंख्या। ठीक है, तो वो तो आप बेस्ट समझते हैं कि इकोनॉमिकली लेवल पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फोर्थ जब क्वार्टरली बोलते हैं, फिफ्थ का ग्रुप होता है। ठीक, तो देखो कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए, इसके लिए बेटा अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है, क्या करता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, वो सारी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती। ध्यान रखना, आप लेबर ग्रुप है
वो आप इसमें ऐड करते हैं, श्रमिक वर्ग। इस टॉपिक थोड़ा तो सा हल्का सा इफेक्ट इकोनॉमी का भी आता है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, अब कई बार हम ये देखते हैं कि अर्बन एंड रूरल का एक वर्ड आपको परेशान करता है, सर नगरीय जनसंख्या क्या होती है और ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं कि नगरीय जनसंख्या की बात करूं, अर्बन पॉपुलेशन, तो नगर क्या होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या होता है, किस मापन पर आप किसी एरिया को नगर कहते हैं। नगर किसे कहते हैं भाई बताओ। तो किसी भी क्षेत्र को आप नगर कब कहते हैं, जब वहां पे या तो नगर निगम हो, क्या हो बेटा, नगर निगम हो वहां पे, जैसे कि आप देखते हो ना नगर पालिका हो, नगर निगम हो, तो क्या हो वहां पे, जैसे सबसे पहले नगर पालिका, या नगर निगम, या छावनी बोर्ड हो, छावनी बोर्ड हो, या फिर कोई अधिसूचित क्षेत्र हो, कैचमेंट एरिया हो। हाँ, जैसे अब यूटी होते हैं ना वैसे। अब उसके लिए जो मेजरमेंट तरीका है वो सबसे पहले है जनसंख्या का, उस पर जनसंख्या कितनी हो। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है ये बेटा, जो मैक्सिमम तो अलग है, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए बेटा 5,000। किसी भी एरिया को आप नगर तभी कहेंगे जब कस्बा या मान लीजिए टाउन के, जब वहां की पॉपुलेशन मिनिमम 5,000 हो। ओके, हाँ मिनिमम कितनी बेटा 5,000 है। क्लियर, हाँ। और जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या इससे अधिक हो। ओके, तो मिनिमम कितना आ गया बेटा 400। अब रिजवान कैसे हो बेटा। और फिर उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो वहां पे जनसंख्या निवास करती है, ओके, अब उसमें देखिए आप जनसंख्या को देखते हैं बेटा, एक तो बाल आयु वर्ग होता है और एक वर्किंग ग्रुप होता है जिसे आप कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो 15 to 65 होती है। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, इसका 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इसमें बेटा गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। ओके, चलिए थैंक यू रिजवान। तो वो सब क्या कहलाता है बेटा, उससे आप कहते हैं क्या, नगरीय जनसंख्या। तो मैंने कहा पहले, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि वहां पे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या छावनी बोर्ड हो, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई अधिसूचित क्षेत्र हो। ओके, तो उसका मेजरमेंट किस क्राइटेरिया पे होगा। तो पहला तो क्या है बेटा, वहां पर जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो 5,000 हो। ठीक है, वहां का जो डेंसिटी है वो कितना हो, मिनिमम 400 व्यक्ति हो या उससे ज्यादा हो, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 75% नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये कृषि कार्य है, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे वो गोल्डन हो, उसे आप नगर कहते हैं। अब नगर और शहर में अगर आपसे अंतर पूछे तो फिर केवल वहां पे
डिफरेंस होता है जनसंख्या का। इसका बेटा केवल वहां अंतर हो किसका, जनसंख्या का। किसी भी क्षेत्र में यदि जनसंख्या 1 लाख, कितनी, 1 लाख या इससे अधिक हो तो उसे शहर कहा जाएगा। अब तक तो आप नगर और शहर को एक मानते थे ना, आज मैं दोनों को अलग कर दिया। तो उसे क्या कहेगा बेटा, उसे हम शहर कहते हैं। चलिए तो भाई अगर अब यहां तक किसी का डाउट हो तो आप कहिए। मैंने सारी डेफिनेशंस आपको समझा दी हैं, एक बार मैं सारी आपको यहां पर रिपीट कर देता हूं ताकि सारे डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, हमने बात की जनसंख्या के बारे में। किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस एरिया की क्या कहते हैं बेटा, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को हमने क्या नाम दिया, वर्ड दिया है, कौन सा, जनांकिकी। नोट कर लेना। जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी भी क्षेत्र में समय की 2 अवधियों में, जैसे मान लीजिए 2001 है और 2011, ये 10 साल हो गए। या आप कह सकते हो 2012 से 13, 2 समय की अवधि हो गई ना। इनके बीच जनसंख्या में जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो प्लस में हुए हो चाहे माइनस में। अनु बोल रही सर ऑफलाइन में फीस कितनी। अनु जो भी आपकी क्वेरीज हैं कि बेटा अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द फीस, तो आप इंस्टीट्यूट, हाँ अनु उसमें सारे बैचेस होंगे, ऑफलाइन में सारे बैचेस स्टार्ट हैं, जो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हैं। तो आप इंस्टीट्यूट फोन कर लीजिए कि तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं कि उन्हें मैं बता दूं दोबारा कि 18 जनवरी से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आप इंस्टीट्यूट फ़ोन कर लीजिए, या आप रिलेटिव्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है बेटा, सारे बैचेस आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं यही बोल दूं, अगर दिमाग में डाउट हो तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस आपकी जारी रहेंगी, उनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नए बैचेस आते रहेंगे, बनते रहेंगे। बेटा चलिए, तो जो चेंजेस होता है वो चेंजेस क्या कहलाएगा बेटा, ग्रोथ कहलाएगा। अब ये जो ग्रोथ होती है 2 प्रकार से होती है, एक तो पॉजिटिव होती है, एक क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो 2 प्रकार से वृद्धि होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर देखो आगे, अब जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को यदि आप प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि भी 2 प्रकार से आप देख लो, एक तो होता है वार्षिक वृद्धि, जैसे कि 2001 से 2002। एक होता है दशकीय वृद्धि जो कि 10 सालों में होती है, जैसे मान लो 2001 से 2011 या 2011 से 2021 के बीच। यदि ये डाटा आप परसेंटेज में व्यक्त करते हो तो इसे वार्षिक वृद्धि दर कह दोगे, तो इससे आप दशकीय वृद्धि दर कह दोगे। दैट्स क्लियर, ओके। उसके बाद मैं समझा आपको डेंसिटी के बारे में। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल और वहां के निवासियों का जो रेशो है कि वो कहलाता है आपके डेंसिटी, जिससे हम प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला है उसका कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। और इसे डेंसिटी को ही आप व्यक्ति भूमि रेशो भी कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं बेटा, भूलना मत। क्लियर, चलिए उसके बाद देखो यहां पे सेक्स रेशियो लिंगानुपात है। होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है, या जिस अनुपात के द्वारा उनकी संख्याएं व्यक्त की जाती हैं। और इससे मापन कहते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे होता है बेटा,
तो भारत में तो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कि महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुष संख्या इंटू 1000। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यही मेजरमेंट प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। एकमात्र कारण है कि भारत एक क्या है बेटा, पुरुष प्रधान समाज है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने देखा कि साक्षरता, तो जो एज है फिक्स इंडिया में वो की 7 ईयर। 7 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो तथा जिसे अंक गणितीय ज्ञान की समझ हो वो साक्षर कहलाता है। कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये जो एज है वो 15 ईयर मानी गई है। ये आपसे पूछते हैं अमेरिका में साक्षर के मेजरमेंट की उम्र क्या है, तो 15 ईयर है। तो भारत में पूछते हैं तो कितनी बेटा, वो है 7 साल। चलिए, फिर था कि शिशु वर्ग क्या होता है बेटा, जो 0 से 6 वर्ष आयु की जो ग्रुप है उसे हम शिशु वर्ग कहते हैं। एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन, व्यवसायिक के लिए जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जो आप 15 to 65 ईयर्स की एज मानते हैं, तो वो लोग सब व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय होते क्या है, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, जो भी आर्थिक क्रिया करता है बेटा, वो सब व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे आप प्राथमिक व्यवसाय देखते हो, द्वितीयक देखते हो, तृतीयक देखते हो, चतुर्थक देखते हो, पंचम देखते हो, आजकल तो षष्ठ जो छठा जो है वो भी अब बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, इन सब में एक लेबर क्लास काम करती है कि बेटा। चलिए, फिर मैंने बात की थी नगर किसे कहते हैं। तो नगर ने बताया बेटा आपको, जहां पे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या कोई कैचमेंट एरिया हो, असूचित क्षेत्र हो, वो नगर लगा। लेकिन उसका मेजरमेंट क्या होगा कि वहां पे जो जनसंख्या है वो कितनी हो, कम से कम 5000 हो, वहां का डेंसिटी कितना हो, कम से कम 400 हो। ये कम से कम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ओके, और वहां पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 75% नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लगा हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, इसमें भी हो। ओके, और नगर और शहर में क्या अंतर होता है, यहां देखा आपने मिनिमम कितना बेटा 5000 जनसंख्या है, लेकिन यहां कितनी होनी चाहिए, यहां पे बेटा 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख जनसंख्या से अधिक वाला जो क्षेत्र है उसे हम शहर कहते हैं। ओके, यहां तक कोई किसी के डाउट हो तो पूछिए, देन हम जनसंख्या के डाटा से स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई, एनी डाउट्स ऑफ एनीबॉडी? बताइए भाई, कोई भी किसी सवाल हो, डाउट हो? यस और नो में जवाब दीजिए। बोलो भाई, कोई डाउट किसी का? चलिए फिर तो हम अब नेक्स्ट करते हैं, हमारी जो डाटास के बारे में बात वो देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो जनसंख्या है उसका शुरुआत कब से हुई, उसका स्टार्टिंग कब से हुआ, ये एक जहन में सवाल रहता है। ठीक है, तो भारत में जो जनगणना है बेटा वो 1870 प्रथम बार जो है, फर्स्ट टाइम जो जनगणना है वो 1872 से स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके काल में काल पूछा जाता है लॉर्ड मेयो के काल से, लेकिन यहां से कंटिन्यूस नहीं हुई, यानी कि 1872 में हुई फिर उसे रोक दिया गया, वो लगातार नहीं हुई। ओके, वो फिर लगातार नहीं हुई है। अब लगातार कब से हुई है तो जो लगातार है, ओके, वो स्टार्ट हुई बेटा 1881 से, 1881 से लगातार हुई है।
हाँ अनु भी सारे डाटा आपको देते हैं, डोंट, ठीक है। अब देखिए लगातार जो स्टार्ट हुई वो 1881 से हुई है, और ये अनुसूचित साक्षरता अगर हम देखते हैं इंडिया में तो केरला, ये भी डाटा सारे मिलेंगे, डोंट वरी बेटा। 1881 से हुई, और ये जो किसके काल में हुई बेटा, ये लॉर्ड रिपिन के काल से हुई। तो ये सवाल पूछा जाता है, पहली बात तो ये, अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुई है, ओके। और फिर अगर पूछे कि सतत गणना या लगातार जनगणना जो है वो कब से हुई है, 1881 से हुई है। किसके काल से, लॉर्ड रिपन के काल से। इसी के काल से बेटा हर 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना की जाती। इसके हिसाब से देखें तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना, ओके बेटा, वो 15वीं जनगणना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो जनगणना अधिकारी होता है मेन, उससे आप क्या कहते हैं, उससे आप कहते हैं जनगणना आयुक्त, बेटा उससे आप जनगणना आयुक्त कहते हैं। अब भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे बताओ भाई, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। मैंने बता दिया सबसे फर्स्ट कब हुई, 1872 में हुई। लगातार कब से हो रही है तो 1881 से हो रही है। पहले लॉर्ड मेयो फिर लॉर्ड रिपिन, क्लियर। हाँ, और 2011 की जो गणना थी वो कौन सी थी बेटा, 15वीं जनगणना थी, 1880, ठीक है। और यहां पर देखो अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता। बताइए अनु, हाँ बताओ कौन, बोलिए भाई। काफी अच्छा सवाल है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त का नाम बताइए। हार्ड नहीं है भाई, ठीक है। कौन थे बेटा, वो थे प्लाउडेन, ओके, प्लाउडेन, ये आप नोट कर लेना भाई, भारत के प्रथम। और 2011 की जो जनगणना है ये आफ्टर द इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7वीं जनगणना है। कौन सी बेटा, 7वीं जनगणना है ये, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की। और मैं सभी को कहूंगा जो लाइव है, इस साल गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लो, वरना फिर आपको नए डाटा पढ़ने पड़ेंगे 2021 के। हाँ तो प्लीज, के नए डाटा आपको वापस कंपेयर करने हैं, पढ़ने हैं, तो फिर ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं सभी इसी वर्ष लक्ष्य को प्राप्त कर लें ताकि नए डाटा ना पढ़ने। और अगर फिर कहें कि 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे बेटा, तो सी चंद्रमौली, ओके। हाँ, और 2011 की जनगणना का जो थीम था, तो थीम क्या थी बेटा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नोट कर लेना, 2011 की जनगणना की जो थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी, ओके।
2011 की जनगणना का जो थीम रहा था, क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहां तक कोई किसका सवाल? फर्स्ट टाइम कब हुई? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो। कंटिन्यूस कब से हो रही है? 1880 से हो रही है, लॉर्ड रिपन काल से हो रही है। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे बेटा? डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। और वर्तमान में 2011 में कौन थे? चंद्रमौली साहब थे, है ना? हाँ। और 2011 जो जनगणना है वो वैसे तो 15 पे नंबर पे है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट की बात करें, स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात करें, तो उसके बाद ये 7वीं जनगणना। तो फिर 2021 की कौन सी होगी? 8वीं होगी। होगी या नहीं होगी? है ना? हाँ। और 2011 की जो गणना है उसकी थीम क्या थी? कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए भाई, मनीषा सर, नोट सर, ओके भाई। अनु बोल रही सर आप गाइड करते रहो, तो प्रॉमिस करती हूँ जॉब लग के दिखाऊंगी बेटा। हर टीचर अनु यही चाहता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। देखिए बहुत सारे सपने होते हैं। कोई जब हम फॉर्म भी भरते हैं ना, तो हमसे ज्यादा जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये सपने पहले एक्टिव हो जाते हैं। लाइक योर फादर, मदर, योर ब्रदर्स के। और फिर जिंदगी में रिश्ते बेटा बार बार नहीं मिलते हैं। तो आपको एक दिल छूने वाली बात बताऊंगा ये, और उन सपनों को कभी तोड़ना मत, ठीक है? बहुत विधि होती हैं उन लोगों की, ठीक है? चलिए, तो ये सारा डाटा आज अपने नोट्स में ऐड कर लें। चलिए भाई, तो फर्स्ट टाइम लॉर्ड मेयो एंड कंटिन्यूअस लॉर्ड रिपिन। चलिए भाई, अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि जब थीम आ गई तो सब कुछ यहां पे आ गया, अगर एक सवाल में पूछूं कि 2011 की जनगणना है उसका शुभंकर क्या था? सही है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था? तो वो क्या था बेटा? वो थी, एक शिक्षिका थी, है ना? लेकिन एक वर्ड दिया हुआ उसके आगे, सही है, प्रगणक शिक्षिका। कौन सी? प्रगणक शिक्षिका। ये बेटा 2011 की जनगणना का शुभंकर था। क्लियर? ये जो लिखा हुआ है सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से नोट करिएगा। चलिए, अब देखो, हम बात करते हैं नेक्स्ट डाटा से बात करें। जैसे यू नो वेरी वेल कि 121 करोड़ जनसंख्या है, और अभी यूएनओ जो डाटा दी है 2019 तक के, वो हम 136 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है ना? जैसे 2011 में 121 करोड़, ठीक है? चलिए, हाँ, तो 2011 की बात करता हूं। 2011 में जो डाटा था बेटा वो ये है। एक सौ इक्कीस करोड़ भी 2019 लास्ट तक 30 करोड़ जनसंख्या इंडिया की होगी। जनसंख्या के हिसाब से भारत सब जानते हो लेकिन पोजीशन आता है, बहुत जल्द जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। और 17.5% जनसंख्या है जो विश्व की भारत में निवास, यानी कि विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है बेटा? 17.5%।
नोट कर लो इसको। विश्व की जनसंख्या का 17.5% इंडिया में है, और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है आफ्टर द चाइना। क्लियर? चलिए, अब इसमें यदि हम पुरुष की बात करें, पुरुष जो है वो अप्रोक्स 62 करोड़ है। बेटा लगभग लगभग 62 करोड़ जो है वो इसमें क्या है, पुरुष है। ठीक है ना? नोट कर लो, 62 करोड़ 32 लाख यहां पे पुरुषों की जनसंख्या है। डाटा जो सारे हैं वो सारे डाटा बेटा आपके 2011 के हैं। ठीक है? हाँ, वो जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो है 58 करोड़ 75 लाख। ठीक है? हाँ, ये डाटाज है बेटा, तो ये डाटाज आप नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, मैं तो सवाल किसी का, डाटा सारे स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, चलिए भाई, अब कुछ डाटाज आप नोट करिए। सबसे पहले वो क्षेत्र नोट कर लो जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है तो वृद्धि दर रही है, ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। क्या? कौन सी बेटा? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। दो या तीन स्टेट और यूपी देख लेंगे, और ये किसमें है बेटा? ये राज्य और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताओ भाई, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां रही है? 10 ईयर ग्रोथ रेट। अब देखो अब क्या होगा, अब ये मत जो वर्ड आ गया, इसके वर्ड आते हैं अब दिमाग में क्लिक हो गया कि सर 10 ईयर ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं, वही परसेंटेज में हुआ नहीं हुआ? फिर दर आ गया तो क्या है परसेंटेज, और 10 ईयर ग्रोथ रेट मैं आपको समझा चुका हूं। 2001 से 11 के बीच। बताइए सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पे रही है? मैंने यहां पे दोनों वर्ड दिए हैं आपको, राज्य भी दिया और यूटी भी दिया है। बताइए, अगर हम टोटल की बात करें तो फिर किस? तो भाई सबसे ज्यादा है बेटा वो है दादर नागर हवेली का। ठीक है? है ना? और फिर अगर हम बात करें तो फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है दमन दीव का। बट अब दोनों एक हो चुके हैं, लेकिन उस समय तक एक नहीं थे। ठीक है ना? स्टेट की बात करो तो बताओ किस स्टेट में 10 ईयर ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है? बताइए किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? मैं यहां पर आपकी ये लिख देता हूं, आप और ज्यादा समझ जाए। किस राज्य में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है?
बताओ, यूपी या बिहार या वेस्ट बंगाल? भाई कौन सा होगा? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कौन सा होगा भाई? सबसे ज्यादा 10 ईयर ग्रोथ रेट किस स्टेट में दर्ज की गई है? जनसंख्या हर एग्जाम में आती है, ये आप सब जानते हो, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जनसंख्या सवाल ना पूछें। जहां पे जीके वहां जनसंख्या तो है ही। मनीषा बोल रही है सर बिहार। बाकी लोग बताओ भाई। 10 ईयर ग्रोथ रेट, निशा जी ऐसा मत करें, बिहार नहीं है बेटा, ये आंसर इसका मेघालय। ओके, 27.82% 10 ईयर ग्रोथ रेट रही है। 27.82%, जो कि सारे स्टेट से सबसे ज्यादा है। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ट्वेंटी 25.92% ग्रोथ रेट रही है यहां पर 10 ईयर की। तो यूटी पूछ रहे कौन सा आएगा, दादरा नगर हवेली और स्टेट पूछे तो बेटा तो आएगा वो मेघालय। निशा जी पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, तो ये पॉइंट है बेटा, है ना? हाँ, उसको नोट करो सारे बच्चे, 25.92 है अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर? चलिए अब इधर देखते हैं, न्यूनतम के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। के वही 2001 से 11 के बीच, और टी एंड स्टेट। बताओ भाई, कौन सा होगा? सही है। हम अगर लो, मैंने हाईएस्ट बता दिया, अब लोएस्ट की बात करूं, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो 10 ईयर ग्रोथ रेट है वो कहां पे रही है? सबसे ज्यादा अगर यूटी पूछे तो दादरा नगर हवेली, स्टेट पूछे तो मेघालय, है ना? अब बताओ कि लोवेस्ट कहां पे है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही यहां पे स्टार लगा देता हूं कि बताइए कौन सा स्टेट आएगा या कौन सा यूटी आएगा? ये तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा बार हाईलाइट हुआ क्वेश्चन ही है। देखिए बेटा, न्यूनतम जो है वो है नागालैंड में। कहां पे? नागालैंड। और एकमात्र राज्य जहां पे ग्रोथ रेट नेगेटिव में आई है कि -0.47%। भूलना मत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, माइनस में रही है एकमात्र राज्य जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज हुई है। ओके, 0.47% रहा है। नोट कर लें सारे बच्चे इस बात को, एकमात्र राज्य जिसकी वृद्धि दर दशकीय ऋणात्मक दर्ज की गई है वो है नागालैंड। क्लियर? नंबर 2 पे जो है वो है केरल। के इसकी है बेटा 4.85, यह है तो प्लस में, ठीक है, भूलना मत, 4.85। अब ऐसा कौन सा यूटी है जिसकी कम रही है यूटीओ में? ठीक है ना?
बताओ भाई। तो फिर वो कौन सा आएगा बेटा, वो है लक्षद्वीप। 6.23%। ये बेटा ये डाटा आप नोट करें, मैं आप तो चुका है। ठीक है, बाकी डाटाज हम कल करेंगे। और प्लीज बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, संख्या तो हर एग्जाम पूछी जाती है। प्लीज ध्यान से समझे। ठीक, तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन से वो समझाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप इट अप।